तो जिस समय उत्तराखंड सेपरेट स्टेट को लेकर एक आंदोलन की सुगबुगाहट हो रही थी, उस समय मैं गोवा में थी। मेरे हस्बैंड क्योंकि ओएनजीसी अधिकारी थे, ओएनजीसी अधिकारी होने के नाते उनका वहाँ पे पोस्टिंग था और वो वहाँ थे और मैं वहाँ पर स्टेट में म्यूज़िक की लेक्चरर थी। और उस दौरान मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस में पौड़ी का एक घटनाक्रम देखा, जिसमें कि माननीय इंद्रमणि बडूनी जी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, वो उन पर लाठीचार्ज हुआ था। तो वो चीज़ बड़ी पीड़ादायक थी और इसी बीच में ईश्वर ने कहीं हम लोगों की भी बात को सुना। एक मन में जिज्ञासा हुई कि काश मैं भी इसमें कहीं पार्टिसिपेट कर पाती, अपने राज्य के लिए कुछ कर पाती। वो भी एक भावना अंदर थी। तो उसी दौरान मेरे पति का जो है ट्रांसफ़र देहरादून हुआ और मेरा भी आना 2 महीने के लिए मैं यहाँ आई थी उस समय। ये दिमाग में नहीं था कि मैं यहाँ ही रह जाऊँगी। लेकिन घटनाक्रम और ईश्वर को जो मंज़ूर होता, होता वही है। उस घटनाक्रम में मसूरी कांड, आपका मुज़फ्फ़रनगर कांड, उन सब से भी मुझे रूबरू होना पड़ा और वो सब चीज़ें देखने के बाद ही मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे वापस नहीं जाना है और अपने राज्य के लिए ही संघर्ष करना है। तो उस दौरान मैं जब यहाँ पर आई थी 1994 स्टार्टिंग एंड उस समय मैं देख रही थी अमर उजाला में, तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो है सभी लोग बाग बहुत बढ़-चढ़ कर भागीदारी ले रहे हैं। तो मेरी मदर इन लॉ क्योंकि उस समय जिला परिषद की सदस्य थीं, जिला पंचायत टिहरी से, तो काफ़ी एक्टिव भी थीं, सोशल थीं, लोगों से काफ़ी मिलना-जुलना उनका काफ़ी अच्छा उस तरह का रहा। तो मैंने उनसे ही कहा था कि आप क्यों नहीं जाती हैं यहाँ से? आपको भी जाना चाहिए। तो उनको क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी पाँव से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, अभी तुम आए हो तो तुमको ज़रूर जाना चाहिए। तो उसी दौरान मेरे दिमाग में ये चीज़ आई और मैंने क्योंकि उनके भी अपने काफ़ी लोगों से बहुत अच्छे रिलेशंस थे और क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ ओएनजीसी में थे, उनका अपना एक काफ़ी बड़ा ग्रुप था और मैं क्योंकि यहाँ पर पहले भी पढ़ा चुकी थी, तो वो भी एक ग्रुप था। तो उन सब लोगों से मिलकर बात की और मेरी मदर इन लॉ ने अपने मोहल्ले में लोगों से बात की, तो सारे लोग बाग के नहीं हम तो जाना चाहते हैं लेकिन किसके साथ जाएँ? तो ऐसे करके एक घर में छोटी-सी मीटिंग हुई और उसी मीटिंग के दौरान हमने डिसाइड किया, क्योंकि मैं तो किसी को जानती नहीं थी यहाँ पे और ये भी मुझे मालूम नहीं था कि कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, क्या है। बस एक हम लोगों ने आपस में बात की, कुछ यूथ था, कुछ महिलाएँ थीं कि हम लोग ऐसा करते हैं ओएनजीसी बंद करवाते हैं। तो ये मेरा पहला वो था और हम लोग ओएनजीसी का क्योंकि काफ़ी बड़ा ऑफ़िस था यहाँ पर और 3-3 ऑफ़िस होने के नाते हम लोगों ने रणनीति बनाई और उस ओएनजीसी के ऑफ़िस को पहले दिन हम लोगों ने अपना केंद्र बिंदु बनाया कि यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और वहाँ से जब हम लोगों ने स्टार्ट किया और उस दिन हमने बंद करवाया, तो हम लोग उसमें काफ़ी सफल भी हुए और काफ़ी लोगों ने हमें कोऑपरेट भी किया और उसके बाद में लोग हमारे साथ जुड़े। दूसरे दिन भी हमने फिर बंद करवाया और जब तीसरे दिन हम बंद करवाने के लिए पहुँचे तो मेरी अरेस्टिंग हुई। अरेस्टिंग के दौरान मतलब वैसे भी ये शहर में हल्ला-गुल्ला मचना शुरू हो गया कि ये ऑल ऑफ सडन कौन आ गया कि जो कार्यालयों को बंद करवा रहा है, क्योंकि ये तो इन लोगों के आह्वान भी नहीं था और इन लोग जितने भी लोग आंदोलन में थे वो सब लोग शहीद स्थल पर ही बैठकर इन लोगों का जो भी कार्यक्रम होता था वो वहीं पे ही होता था। तो उन लोगों को थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है और ये कौन है? तो उस बीच में काफ़ी हाइलाइट हुए। तो थर्ड डे मुझे जो है इन लोगों ने अरेस्ट किया, मुलायम सिंह जी का पुतला फूँकते हुए। तो मुलायम सिंह का पुतला हमने उस दिन फूँका और उसके बाद हम ओएनजीसी गेट पे जैसे ही पहुँचे वैसे ही हम लोग अरेस्ट हो गए। अरेस्ट हुए तो क्योंकि ये पहला मौका था। मुझे तो ख़ैर इन चीज़ों से, क्योंकि हम लोग छात्र जीवन में भी हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किए हैं, इसलिए हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन बाकी जो हमारे साथ पूरा महिलाएँ थी, यूथ था, उनको थोड़ा लगा कि ये तो क्या हो गया और उसके बाद में ये लोग हमें ढूँढते हुए इधर-उधर
कभी किसी थाने में, कभी किसी जगह पर जा रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा है कि आखिर इनको लेके कहाँ गए हैं। तो उसी दौरान क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो यहीं के स्टूडेंट थे, डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट रहे, तो उन्होंने अपने बाकी सभी फ्रेंड्स लोगों से बात-वात की और कि कहाँ लेके गए। हीरा सिंह विस जी थे, विवेकानंद खंडूरी और बहुत सारे लोग बाग। ये सारे लोगों ने फिर पता किया, उसके बाद पता चला इंदु नौडियाल भी थीं, उन्होंने भी क्या नाम है पता किया कि कहाँ लेके गए, तो बाद में पता चला इनको कि अब वो पुलिस लाइन में उनको अरेस्ट किया हुआ है। तो वहाँ से इन लोगों ने सब लोगों ने प्रयास किया और मुझे शाम को लेट इवनिंग छोड़ा गया। तो घर पे काफ़ी लोग आए और उसी दौरान क्या था कि सारी महिलाएँ जो मेरे साथ थी, वो बेचारी ढूँढती हुई, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है कि जाना कहाँ है, तो घंटा घर पे सब लोग धरने पे बैठी थी। उसी दौरान कौशल्या डबराल जी से इन लोगों का रूबरू हुए और इन लोगों ने कहा कि पता नहीं है वो कहाँ लेके गए हैं। और उस समय क्योंकि हम लोग छोटे ही थे, तो सब लोग बहुत वरीड भी थे कि अकेली महिला को इन्होंने अरेस्ट किया, पता नहीं कहाँ ले गए, क्या है क्या नहीं है। डर भी था और घर कैसे जाएं, क्योंकि उनकी मदर इन लॉ क्या कहेंगी कि कहाँ है वो। तो ये सारी चीज़ें थी और कौशल्या डबराल जी फिर उनके साथ में हमारे घर आई। वहीं पहली मुलाकात मेरी कौशल्या डबराल जी से हुई थी। उन्होंने कहा कि हम लोग सब लोग शहीद स्थल पर जाकर इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर अपनी बात को रखते हैं। सभी लोग अभी जिस तरह से स्टार्ट होगा, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उनको काफ़ी लोग भी मिले, तो उन लोगों का भी ये मानना था कि अगर कुछ भी काम करना है तो बहुत सोच समझ कर करना है। तो अ, मेरी मदर इन लॉ ने भी उस समय मुझसे कहा कि अभी तुम बहुत छोटी हो और इस चीज़ की आवश्यकता है कि कम से कम कोई बहुत इस तरह का मैच्योर व्यक्ति आपके साथ हो तो ज़्यादा बेटर है। तो क्योंकि मुझे तो यहाँ पे बहुत समय रहना नहीं था, वापस जाना था गोवा, तो मेरे को भी ये था कि हाँ ठीक है, ये बाकी लोग जो हैं उनके साथ जुड़कर एक अच्छा स्ट्रेटजी बनाकर काम करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन ईश्वर को मंजूर कुछ और था। और इसी बीच में कौशल्या डबराल जी ने 2-1 जुलूस में हम लोगों को कहा कि चलो जुलूस निकालेंगे, ये करेंगे, तो हम लोगों ने वो 2 जुलूस विजय पार्क से ही निकाले। और इस तरह से कौशल्या डबराल जी से पहली मुलाकात घर पे और दूसरी मुलाकात होती रही और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी इस पे वो किया। बाद में जो है एक आह्वान हुआ कि 2 अक्टूबर को सब लोग जो है दिल्ली कूच करेंगे। तो थोड़ा-सा मुझे सरप्राइज़ भी हुआ उस टाइम पे और 1 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में मैं भी थी और सारे ही लोग थे। तो मुझे ये मीटिंग आपकी पंचायती मंदिर में, और उस पंचायती मंदिर के अंदर मीटिंग हुई, तो जब उन्होंने ये बात कही कि हाँ 2 अक्टूबर को सब लोगों को दिल्ली कूच करना है, तो थोड़ा-सा सरप्राइज़ भी हुआ कि 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन भी है और 2 अक्टूबर कोई संसद नहीं चल रही, तो वहाँ जाकर करना क्या है? लेकिन क्योंकि उस समय भावनात्मक आधार पे लोग बाग काफ़ी जुड़े हुए थे, तो लोगों को लगा कि नहीं ठीक है, एक आह्वान हो रहा है तो हम लोगों को जाना चाहिए। परिवार ने भी इसलिए इजाज़त दे दी क्योंकि कौशल्या डबराल जी हमारे निवास पे पहुँची, मम्मी से बात की और मेरे हस्बैंड से बात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं मैं अपनी उस पे इसको ले जा रही हूँ, इसका जाना तो ज़रूरी है। और हम लोग इस तरह से 2 अक्टूबर को हम लोग बसों में हम लोग भी गए और जो हम लोगों ने वहाँ पर देख रहे थे, माउंट पे हम लोग जब उतर रहे थे तो तभी हमको ऐसा लगा कि जैसे इधर-उधर भी कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये जो गाड़ियाँ इधर-उधर हमारे साथ चल रही हैं, लोग बाग बड़े उत्साहित थे और इतनी भावनात्मक आधार पे महिलाएँ जो थीं, उनको ये लग रहा था कि जैसे हम कल जाएँगे और आज कल ही हम उत्तराखंड लेके आएँगे। तो मतलब इतनी ज़्यादा सब लोग सेंसिटिव थे और उनको लगता था नहीं-नहीं अब तो इसके बाद में तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें उत्तराखंड मिलना ही है। लेकिन जब हम लोग और आगे चले तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोग जो हैं अपनी गाड़ियाँ लेकर चल रहे थे। तो हम लोग पहुँचे आपका नारसन में, तो हम लोग बाद में पहुँचे।
लेकिन जब हम लोग रात को ऐसी उस पर पहुँचे, तो वहाँ पर हमने देखा कि क्या नाम है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों को रोक दिया गया, पुलिस ने गाड़ी रोक दी और गाड़ियाँ रोकने के बाद में वो अंदर आकर देख रहे हैं लोगों को कि इनके पास कोई हथियार तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, तो महिलाएँ थी। लेकिन हम लोगों को अंदेशा होने लगा था कि कुछ गलत होने वाला है और जब हम लोग आपका वहाँ पर पहुँचे, उस समय लगता है मुझे कि अंधेरा, काफ़ी अंधेरा था और चारों तरफ से जो है हमें आवाज़ें आ रही थी कि कहीं से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, कहीं से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो हमने कहा कोई घटनाक्रम हो गया है, हमारी गाड़ियाँ भी रुक गईं और गाड़ियाँ जब हमारी रुकी तो हम लोग गाड़ियों से उतरने लगे, तो हालाँकि उन्होंने मना किया लोगों ने और कि आप लोग मत आगे जाइए। ये शायद मुझे लगता है नारसन की घटना थी और नारसन की उस पर हम लोग जब पहुँचे, तो वहाँ पर हमने देखा खेतों से कुछ लोग आ रहे हैं जलती हुई मसाले लेकर और इस तरह से सामने से। उससे पहले हमने देखा कि बस जो हमारी रुकी उसके 9-10 बस और थी जो आगे जाकर रुकी हैं। हम वहाँ तक पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर एक हरी रंग की साड़ी पड़ी हुई है। तो हमें जब ये दिखाई दिया तो हमने कहा ओह! कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है और अब हम लोगों को इस घटना से कैसे सब लोगों को बचाना है। सब यही इसी बात पर हम लोग अभी विचार कर ही रहे थे, तब तक सामने से देखा कि एक व्यक्ति जो है बड़ी तेज़ी से आ रहा है, उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी और मेरे साथ आशा बहुगुणा दीदी थीं, तो उन्होंने कहा, चिल्लाईं वो ज़ोर से कि उषा ये कोई आ रहा है और इसके हाथ में मशाल है। तो वो भी दौड़ी उसको पकड़ने के लिए और उन्होंने किसी तरह से कोशिश भी की कि उससे जलती हुई मशाल छीनने की। इसी छीना-झपटी में उसने दीदी को धक्का दिया, वो एक साइड में गिरी और इस बीच में मैं आके मशाल तो हमने फेंक दी। उसके यहाँ पर इस बाएँ हाथ पर मैंने उसको काफ़ी ज़ोर का काटा था और इस तरह से हम लोग वहाँ से वो तो भाग गया उसके बाद में वहाँ से और फिर हम लोगों ने सब लोगों को सचेत किया कि यहाँ पे कुछ और भी घटना घटने का अंदेशा है, क्योंकि जलती हुई मसालें लेकर आ रहे हैं और एक भी अगर मसाल गाड़ी के ऊपर किसी भी उस पे आ गई तो लाइन के साथ में गाड़ियाँ खत्म होंगी, इसलिए थोड़ा-सा सचेत होने की ज़रूरत है। वहाँ पे जद्दोजहद होती रही, उसके बाद में थोड़ी और आगे बढ़ने का वो हुआ, हम लोग आगे थोड़ा और बढ़े, तो सुबह की जो घटना लगभग 4 बजे और साढ़े 3 और 4 के बीच में जो घटना घटी, उसमें फिर आंदोलनकारियों पर फायरिंग, उसके बाद में आंसू गैस थोड़ी देर छोड़े गए, उसके बाद में फायरिंग हुई और हम लोग भी क्या नाम है के लिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई हथियार तो थे नहीं या हमारे पास अपने को बचाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जो वहाँ पे नियर एक ईंटों का भट्टा रहा होगा, वहीं से ही पत्थर उठाकर हमने भी मारने की कोशिश की और उस समय हमें कहाँ लगी, क्या लगी, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि वो स्टिचेज़ जो बाद में ही हम लोगों के सर पे जो लगा चोट, वो हमें बाद में पता चला कि अरे हमारा तो सर भी फूटा है। लेकिन उससे पहले जो जिस तरह से चल रहा था कि बच्चे जो हैं उन पर फायरिंग हो गई है और काफ़ी लोगों से उस समय हमें कुछ आर्मी के लोग भी मिले जिनको हमने देखा। हमने कहा आप अपनी गाड़ियाँ खाली करिए, आप अपनी गाड़ियों से उतरिए, इन बच्चों को जितना जल्दी और जितना पास हॉस्पिटल में पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए, क्योंकि हम लोग उस समय अपने आप को भूल गए थे कि हमें कहाँ लगा है, क्या लगा है। हमें ये था कि हमें किसी तरह से बचना है और बचाना है। किसी ने कहा नहर के अंदर भी कुछ लाशें डाली, हम नहरों के अंदर भी कूदे हैं उस टाइम पे। लेकिन जिस तरह की वहाँ पे चित्कार और जिस तरह से वो था, ये भी सुनाई दे रहा था कि क्या नाम है, कई लाशों के ऊपर भी पुलिस वाले जो है वो डाल के बैठ गए हैं, ताकि आंदोलनकारियों को ये पता ना चले। और एक गाड़ी भी पिकअप गाड़ी थी, उस गाड़ी में भी इन्होंने कुछ बॉडीज़ फेंकी
और उस समय जिस तरह से चल रहा था माहौल, उसको देखकर बड़ा वो लगा। उसके बाद में तो कई नेता आए, कई लोग आए, सब लोगों ने उस चीज़ को बड़ा उसकी निंदा भी की। लेकिन अल्टीमेटली आज भी हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं कि अभी तक भी उस पर कोई हम लोगों को ठोस रूप में कोई रिजल्ट नहीं मिला। जिन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई, जिन लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए था उनको पनिशमेंट नहीं दी गई। तो आज भी उस दर्द को लेकर वहाँ की महिलाएं, आज भी यहाँ की उत्तराखंड की महिलाएं इस चीज़ को लेकर दुखी हैं, व्यथित हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर हम लोग भी काफ़ी वो हुए। और जब हम लोग पहुँचे वापस अपने उत्तराखंड देहरादून के अंदर, तो हमें लगा कि क्या नाम है, आखिर ये जो आह्वान किया गया और उसके बाद में इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई, तो ऐसा क्यों? तो मेरे ख्याल से उसके बाद कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू लगने के बाद में सीबीआई भी आई, आपका महिला आयोग भी आया, मानव आयोग भी आया, सभी लोग आए सभी लोगों ने अपना अपना रोल प्ले किया। मैं इसको रोल प्ले ही कहती हूँ कि अपना अपना रोल प्ले किया। और उसके बाद में कोई बहुत ज़्यादा इस तरह से वो नहीं हुआ। जब रिट पिटिशन इस पे फाइल हुई, तब जाकर कहीं पे ये है कि सीबीआई की भूमिका एक सकारात्मक रूप में आई, जिसमें उसकी आई विटनेस भी मैं थी। मैंने उनको वो सारी चीज़ें भी उपलब्ध कराई जो फायरिंग के दौरान हुई, जो मेरे पास में अवेलेबल थी। तो वो भी हमने उनको दिखाया कि देखिए इस तरह से एक गोली जो है वो आई है, छर्रा जो है हमारे कपड़े से टच होता हुआ, और पीछे जो बच्चा था, सेला कोई का बच्चा था, बहुत यंग छोटा सा बच्चा, उस बच्चे पे वो गोली उसकी कनपट्टी पे लगी थी। तो ये इस तरह से हुआ। इसके बाद में महिलाओं के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ, वो एक आज भी वो एक विषय हमारे पास हमारे लिए प्रश्न चिन्ह लगाए बैठा है। उस विषय पर भी आज हम लोग ये कहते हैं कि उनकी बहुत बड़ी आहुति थी, जिन्होंने शहादतें दी, चाहे वो हमारे युवा बच्चे रहे और चाहे हमारी वो बहनें, जिन्होंने अपना अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान उनका दांव पे लगा। उनके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, आज भी वो न्याय के लिए भटक रही हैं। आज भी न्याय उनको पूर्ण रूप से नहीं मिला है, जो कि उस पर काम होना चाहिए था, उसके लिए सोचा जाना चाहिए था। ये सरकारों का काम था। तो जब और सरकारों के साथ में उन ऑर्गेनाइजेशंस का काम था जिनके आह्वान पर हम लोग गए थे। आपने अपनी जिम्मेदारी से विमुख होकर, अपनी जिम्मेदारी ना लेते हुए आपने ये चीज़ें दूसरों पे थोप दी कि फलां व्यक्ति, जनरल खंडूरी का नाम इसमें आया, जो मतलब बड़ा हम लोगों को भी दुखी किया कि आप जनरल खंडूरी के आह्वान पर हम नहीं गए थे। हम जिनके आह्वान पे गए थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हैं? तो वहाँ से मेरा इन लोगों से थोड़ा-सा विचार जो थे बिल्कुल टोटली अलग थे। और मैंने इन लोगों को कहा कि बेटर है कि हम लोग अपने दम पर, अपने उससे जितना भी हमसे हो सकता है, हम एक आंदोलन की शुरुआत करें। और जो आंदोलन क्योंकि ये जिम्मेदारी इन्होंने ली नहीं है, इसलिए हमारे इनके साथ में कोई तालमेल नहीं बैठेगा। तब से हम लोगों ने अपना एक अलग से संगठन बनाया और उस संगठन के तहत हम लोग ने शुरुआत की छापामार दस्ते की तरह। उसके बाद ये हुआ कि जब हम लोग संगठन की बात करने लगे, क्योंकि फिर उसके बाद में लगभग 10-12 दिन बाद ये वो हुआ कि हाँ, अब क्या, आगे क्या करना चाहिए। उसी दौरान क्योंकि सीबीआई की मैं विटनेस बनी, सीबीआई ने मुझे बुलाया, मेरे यहाँ आए वो लोग बाग, उन लोगों ने मुझसे सब चीज़ें पूछी, मैंने सब कुछ बताया। क्योंकि वहाँ पर जो जिस तरह का दृश्य था, जिस तरह के लोगों ने देखा, उन्हीं लोगों ने बताया कि एक काले सूट वाली महिला थी और वो बिल्कुल क्या नाम है, काफ़ी परेशान थी और कभी नहर में, कभी कहीं बच्चों को इस तरह से ढूंढ रही थी। क्योंकि उसमें मेरा एक ब्रदर इन लॉ भी गया, उसमें उसकी भी शहादत हुई थी। और
उस टाइम पे जो शहादत उन लोगों की हुई, तो एकदम से उसके बाद में पता चला कि एक और बच्चे को गोली लग गई। तो इसमें हम लोगों को बिल्कुल, हम लोग इतने बेचैन हो गए कि बच्चे को गोली लगी, ये तो गोलियों पे गोलियां ही लग रही हैं और यहाँ हमारे बच्चे शहादतें दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करें। हम लोग परेशान हो सकते थे, दौड़ के जो हमारे पास में सामने हमको जो भी दिख रहा था, पत्थर दिख रहे थे या जो भी दिख रहे थे, हम पुलिस वालों पे फेंक रहे थे। उसका अल्टीमेट क्या हो सकता है, कैसे। लेकिन ये है कि इसी बीच में काफ़ी नेता भी आ गए भारतीय जनता पार्टी के। वहाँ पे उस समय सांसद थीं, वो पहुँच गईं और फिर उमा भारती जी पहुँच गईं, फिर जनरल खंडूरी जी पहुँच गए, काफ़ी लोग वहाँ पहुँच गए। तो इस तरह से वो फिर थोड़ा माहौल थोड़ा शांत होने लगा। लेकिन वो सारी चीज़ें हम लोगों की आँखों में आज भी बहुत समाई हुई हैं। आज भी हम लोग जब कभी देखते हैं, सोचते हैं उस बारे में, इतना बड़ा शहादत हुई, लेकिन अल्टीमेटली आज उत्तराखंड कहाँ पर है, ये भी चीज़ें हमारे दिमाग में आज भी घूमती है कि हम लोगों ने किन के लिए राज्य के लिए संघर्ष किया, क्यों उन बच्चों ने अपनी आहुतियाँ दी, क्यों उन बहनों ने इतने बड़े अपने सम्मान को बलिदान किया। उस समय मुझे थोड़ा एहसास होने लगा कि नहीं, हम इनके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। जो लोग हमारी ज़िम्मेदारी को नहीं उठा सकते हैं, जो हम अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभा सकते हैं, और जो जिनके आह्वान पर हम गए और उसके बाद में भी वो दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे संगठन के बीच में काम करने से बेटर है कि हमारा, क्योंकि दर्द है भावनात्मक आधार पे भी, और संपूर्ण विकास और संपूर्ण उसके लिए कि राज्य के लिए, कि जिस तरह से जिन बच्चों के लिए हम लोग ये शहादतें दे रहे हैं, जिन बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग सोच रहे हैं, लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर हमारा वो ही भविष्य खत्म हो जाएगा, तो हम किसके लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और जिस तरह से महिलाओं के साथ हुआ, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। तो उन सब चीज़ों को देखकर लगा कि ठीक है, अब बहुत हो गया। उस बैठक में का मैंने बहिष्कार किया, और बैठक से बाहर निकलते हुए मैंने इन लोगों से कहा कि अब हम लोग अपने तरीके से लड़ेंगे। और उसके बाद में हम लोगों ने अपना एक छापामार दस्ते के रूप में हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और उससे आंदोलन काफ़ी तेज़ गति पकड़ी। कोई इस चीज़ को समझे और ना समझे, उससे हमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमने आंदोलन को इस तरह से गति दी, हम धरना प्रदर्शनों में विश्वास नहीं करते थे, हम सीधा अटैक। अब बहुत हो गया, विभाग बंद करो, सरकारी तंत्र को झकझोरो, और इन सब लोगों को, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, इस पे अटैक करो, तभी जाकर कहीं जाकर इनकी आंखें खुलेंगी और हम लोग कहीं पर अपनी मंजिल को पा सकेंगे। तो उन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने जो अपना संगठन बनाया, पहले सभी जितनी भी महिला विंग्स थी, उन सब लोगों को उस बैठक में बुलाया, उनसे बात की कि भाई आप लोग सब लोग मिलकर एक उस पर काम करें, और उसी के तहत हम लोग आगे चलकर राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी बीच में आपका जिस दिन हमारी ये बैठक हो रही थी, उसी दिन गन्ना समिति का चुनाव हो रहा था। उसका बहिष्कार करने के लिए जब लोगों ने हमसे कहा कि आप भी चलें, तो शाम को जब हम लोग गए, तो वहाँ हमारे साथ में ये लाठीचार्ज हुआ। उसमें कुशला डबराल जी घायल हुई, उसमें मनोरमा शर्मा जी घायल हुई, स्वतः मैं घायल हुई, और हम 3 महिलाएं तो वहाँ पे एडमिट ही हुई। लोगों ने एडमिट करवाया क्योंकि तीनों बेहोश थीं। आशा बहुगुणा दीदी शायद, मुझे लगता है वो भी थीं शायद, और बाकी 2 और महिलाएं थीं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। तो अब तो कुशला डबराल जी भी नहीं है, मनोरमा शर्मा जी भी नहीं है, और शकुंतला मैठानी थी एक, वो भी एक अपने आप में बहुत जुनून भरी महिला थी, आज वो भी हमारे बीच में नहीं है। तो इस तरह की कुछ हमारी बहनें थी जो वहाँ पे बेहोश हुई। पुलिस ने उन पे बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया, और आखिरी टाइम तक वो हम लोग वहाँ पर डटे रहे थे, तो इसीलिए हम ही लोग लपेटे हुए ज़्यादा आए थे। तो ये घटनाक्रम हुआ। उसके बाद में आपका शराबबंदी वाला वो रहा, ऑक्शन होने वाला है, और उसमें भी हम लोगों को बोला गया, तो वो भी हम लोगों ने उस समय विरोध किया कि यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा।
इसके बाद में रेल रोको आंदोलन हम लोगों की संगठन ने किया। रेल रोको कैसे, रेल रोको का लोग बाग इस चीज़ को प्लान ही करते रहे, हम लोगों ने उसको अंजाम दे दिया। और शताब्दी एक्सप्रेस रोकना, कभी भी कहीं पर भी उसको लेके चले जाना। एक बार हम लोग हरिद्वार लेकर चले गए ट्रेन को, उसके बाद में वहाँ से हम लोगों को दोबारा भेजा गया। तो उसमें काफ़ी किन्नर समाज के लोग भी थे, वो लोगों का भी वो था कि क्या नाम है, बाप रे ये कौन लोग हैं जो लोग क्या नाम है ट्रेन ही लेकर भाग लिए। हरिद्वार में हम लोगों को रोका गया।